चलिए, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के लेक्चर नंबर 3 पर हम आ गए हैं। लास्ट क्लास में हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट किया था। हमने लास्ट क्लास में ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था और हमने साथ में फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट किया था। और फर्मेंटेशन के अंदर हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन सब कुछ पढ़ा था। और इसके अलावा हमने आरक्यू वैल्यू की बात की थी। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तैयार है सब? हमने क्या पढ़ा था? आ जाओ फिर से लिखो मेरे साथ। चलो सब लोग लिखो। हमने बात की थी कि अगर 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन है, लिखना है सबको, मेरे साथ लिखो। तो इससे अल्टीमेटली 2 पायरुविक एसिड बने थे, यानी पायरुवेट। 2 पायरुवेट बने थे, 2 पायरुवेट, है ना। इसके अंदर 1 पायरुवेट में 3 कार्बन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुई थी, O2 यूज नहीं हुआ था, लेकिन हमें 2 ATP मिली थी सबस्ट्रेट लेवल डायरेक्ट, और हमें 2 NADH2 मिले थे। अब NADH2 बोलो या NADH+ बोलो, एक ही बात है। तो 2 ATP मिली थी नेट गेन और 2 NADH2 मिले थे। इसे हमने कहा था फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, और ये स्टेप होता था, 10 स्टेप्स थे, हर स्टेप में डिफरेंट यूनिक एंजाइम था, और ये होता था इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एरोबिक, एनारोबिक सब में कॉमन स्टेप था ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म। ऑफ कोर्स नेट गेन, नेट गेन। इतनी कहानी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब आइए आज हम पढ़ते हैं कि अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में गया था, अगर ये आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो फर्मेंटेशन होगा, जो हमने लास्ट क्लास में समझा था। बट अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो कहानी में क्या होगा। तो एक फुल पेज छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, फुल पेज छोड़ दीजिए, और अब हम यहां पर लिखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे थे। हमने क्या बात की थी कि यहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। यहां पूरे 6 कार्बन अलग अलग होंगे और सबसे CO2 बनेगा। कैसे, हम देखेंगे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन। हमने बात की थी कि इसमें साइटोप्लाज्म में भी कुछ रिएक्शंस होंगी और प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होंगी, यूकैरियोट्स के अंदर। ऑफ कोर्स प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, सब कुछ साइटोप्लाज्म में होगा। हमने बात की थी कि यहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। जैसे एनारोबिक के अंदर चैट बॉक्स में लिखकर भेजो कितनी ATP मिलती है। एनारोबिक के अंदर चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए, यहां पे 36 या 38 ATP मिलेगी। और यहां पर ऑक्सीजन का यूज होगा, यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑफ कोर्स, तभी तो एरोबिक कह रहे हैं। एनारोबिक में O2 यूज नहीं हुई थी, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था, 2 ATP मिली थी। बहुत बढ़िया, नरेंद्र, जायद, भूमिका, कुमकुम, तस्मय, देवी, श्वेता, महक, सबने सही आंसर दिया। बट यहां लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, और एनारोबिक केवल साइटोप्लाज्म में हुआ था। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 5 स्टेप्स आते हैं, 5 स्टेप्स लिखिए। फर्स्ट स्टेप तो वही होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म को ही साइटोसॉल भी कहते हैं, एक ही बात है, साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल। सेकेंड जो आज हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। इसके बाद होगी क्रेब्स साइकिल, हम सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, क्रेब्स साइकिल। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्टूडेंट्स ये जो दोनों हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होंगे। आपको मालूम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेली जैसा फ्लूइड भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हम सब सीखेंगे मस्त तरीके से। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन थे, उसमें से इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एमटी का फुल फॉर्म कोई भूल कर भी मुझसे मत पूछ लेना। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ATP बनाना सीखेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये लास्ट स्टेप है बेटा, मैं सब पढ़ाऊंगी एक एक कर कर। यहां आएगा मेन गुंडे का काम। गुंडा ऑक्सीजन है, वो गुंडा जो दिखाई नहीं देता, लगता है पुलिस वाला है पर वही डॉन का भी डॉन होता है।
ये होगा F0 F1 पार्टिकल। अगर आपको याद हो F0 F1 पार्टिकल जिसे हमने ऑक्सीजोम भी कहा था, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर मिलते हैं ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सब सिखाऊंगी, अभी बस लिख लो, अभी जस्ट लिख लीजिए, जस्ट राइट इट डाउन। यानी ये चारों स्टेप्स जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड और थर्ड स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा और बाकी इनर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, बट माइटोकॉन्ड्रिया। और फर्स्ट स्टेप जो है, जो कॉमन स्टेप है एरोबिक एनारोबिक का, वो साइटोप्लाज्म में होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट डियर। क्रिस्टी पर थे, फिंगर लाइक इन फोल्डिंग्स पर थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं भी मैंने आउटर मेम्ब्रेन नहीं लिखा है, ठीक है, लिख लिया। चलिए अब मैं इस पेज पे वापस आती हूं। दो पायरुवेट बन गए। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होना है तो इसका लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। बट अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो बेटा इसे साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसाया जाएगा। मैंने क्या कहा, बनाना मत। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मैट्रिक्स है, यहां साइटोप्लाज्म है बाहर, पायरुविक एसिड यहां बना है, वो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करके इस मैट्रिक्स में आ जाएगा। पायरुवेट क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज पायरुवेट? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में 1 ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने हैं। ये कहां फॉर्म हुआ है? ऑफ कोर्स ये ग्लाइकोलिसिस से बना है बेटा, तो ये साइटोसॉल में फॉर्म हुआ है, या कहो साइटोप्लाज्म में फॉर्म हुआ है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होना है, फर्मेंटेशन होना है, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। बट अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो इसे ट्रांसफर करा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सो इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा, आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को क्रॉस करेगा, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब मेरे प्यारे नादान परिंदों, अगर आपके जगह कम है तो न्यू पेज पर 2 पायरुवेट लिख लो और अब जो मैं बताऊंगी वो लिखेंगे। अब कहानी में सुनिए क्या होगा। इस 2 पायरुवेट से पहले 1 पायरुवेट की बात करती हूं। 1 पायरुवेट से 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। अब बड़ा ध्यान से सुनो, 1 पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं और 1 एसिटाइल, नाम ये एसिटाइल, यानी इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। यानी जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा तो 1 कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 कार्बन हटेगा, बाहर जाएगा, रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। 1 पायरुविक एसिड से 1 एसिटाइल कोएंजाइम में बनना है, 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड बनना है, तो वो जो 3 कार्बन है एक टूटेगा और वो CO2 के फॉर्म में रिलीज होगा। पर 2 पायरुवेट हैं तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे और 2 CO2 रिलीज हो जाएंगे। पहली बार CO2 रिलीज हुआ है, ग्लाइकोलिसिस में कोई CO2 रिलीज नहीं हुआ था। पायरुवेट से कोएंजाइम ए बनाना है, कोएंजाइम ए। इसमें कोएंजाइम ए नहीं है, इसमें कोएंजाइम ए है, तो मुझे यहां पर कोएंजाइम ए ऐड करना पड़ेगा। 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनने हैं, यानी मुझे 2 कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। तो बेटा इसमें कुछ भी नहीं रटना है, बहुत इजी है। 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा तो 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज होगी और 1 कोएंजाइम में ऐड होगा, तभी तो ये कंपाउंड बनेगा। बट स्टोरी 2-2 की चल रही है तो सब कुछ 2-2 कर दिया। जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाना है तो पायरुवेट से 1H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ता है। आप कहानी समझ ही गए हैं। मुझे इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव करना है, H2। मैं किसे बुलाऊंगी? मैं NAD को बुलाऊंगी। मैं NAD को बोलूंगी कि चलो मैं तुम्हें हाइड्रोजन दे देती हूं और तुम बन जाओ NADH2 या NADH+H+, तुम ये बन जाओ। सेम ऐसा ही ग्लाइकोलिसिस में हुआ था। कब हुआ था ग्लाइकोलिसिस में? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में कौन से स्टेप में हुआ था? तो 1 पायरुवेट से 1 एसिटाइल कोएंजाइम में बनाने के टाइम पर इससे 1H2 रिमूव होता है, यानी 2 एटम्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, वो हम NAD को देंगे तो ये बन जाएगा NADH2, NADH2। पर ये 1 की स्टोरी है, यहां पे तो 2-2 की कहानी चल रही है, तो 2 NADH2 बन गए। यानी मुझे 2 तो CO2 मिल गई, बाहर निकल गई हैं, और 2 NADH2 मिल गया है।
यस, स्टेप नंबर 6 में जब पागल से 3 पागल फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3-B PGA बना था, एंजाइम लगा था पागल डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो बेटा कितना आसान है, इसका एंजाइम का नाम लिखती हूं मैं। जब पागल से हाइड्रोजन रिमूव करना था तो पागल डिहाइड्रोजिनेज, या पाइरुवेट से बाहर निकालना है तो एंजाइम हो गया पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम अकेला काम नहीं करता। अगर आपने कभी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हो, उसमें एंजाइम्स पढ़े हो, बेटा एंजाइम एक मेन पार्ट होता है प्रोटीन, और एक उसके कोफैक्टर्स होते हैं। आप ऐसा समझ लो कि ये एंजाइम तो है ही प्रोटीन पार्ट, बट इसके अलावा 3 चीजें और चाहिए होती हैं इस एंजाइम को। कौन कौन सी, आओ समझते हैं। इसे चाहिए होता है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। इसे चाहिए होते हैं मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस Mg2+, मैग्नीशियम आयंस। और इसे चाहिए होता है लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड। ये एंजाइम अकेले काम नहीं कर सकता, मैं फिर कहती हूं, इसे चाहिए थाइमीन पायरोफॉस्फेट, इसे चाहिए मैग्नीशियम आयंस, और इसे चाहिए लिपोइक एसिड। हम इसे कैसे याद करेंगे, बड़ा आसान है, हम एक छोटी सी ट्रिक बना देंगे। ये है टिप्पू, टिप्पू की मां को लाओ, टिप्पू की मां को लाओ। भाई टिप्पू बड़ी शैतानी करता है तो टिप्पू की मां को लाओ। ये देखिएगा, टिप्पू थाइमीन पायरोफॉस्फेट, मां मतलब मैग्नीशियम आयन, और लाओ मतलब लिपोइक एसिड। बेटा ये सब कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स। ये जरूरी है, तभी ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज वर्क कर सकता है। मजे आ गए? कोफैक्टर बोलो या कोएंजाइम, वो एक ही बात है। कोफैक्टर या कोएंजाइम वो एक ही बात है। तो ये है सारे इसके कोफैक्टर्स। मैं ऐसा लिख देती हूं, विथ कोएंजाइम्स, और ये तीनों कोएंजाइम्स हो गए। ये सब कुछ कहां हो रहा है, हमने इसे मैट्रिक्स में पहुंचा दिया है। तो ये सब कुछ कहां हो रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो बेटा अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में फॉर्म होंगे, 2 ATP और 2 NADH2 हमें मिला था वहां पे। अब हर पायरुवेट से 1 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, यानी 1 CO2 रिमूव होगी, पर ये 2-2 की स्टोरी है तो 2 CO2 रिमूव होंगे, 2 कोएंजाइम में ऐड होंगे। 1 पायरुवेट से 1 H2 रिमूव होगा, तब 1 एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, पर स्टोरी 2 की है तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, तो 2 NAD से 2 NADH2 फॉर्म होंगे। और साथ में एंजाइम लगेगा जो पायरुवेट से हाइड्रोजन रिमूव करवाए, यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज विद कोएंजाइम्स। टिप्पू की मां को लाओ, टिप्पू मतलब थाइमीन पायरोफॉस्फेट, मां मतलब मैग्नीशियम आयंस, एंड लाओ मतलब लिपोइक एसिड, थाइमीन पायरोफॉस्फेट मैग्नीशियम आयन एंड लिपोइक एसिड। बेटा एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर मान लीजिए कोई इंसान विटामिन B1 कम ले रहा है तो कौन सी रिएक्शन पर असर आएगा। बेटा ये थाइमीन, ये विटामिन B1 होता है। एक थाइमीन ये भी होता है, लिखना मत, जो DNA के अंदर नाइट्रोजन बेस है, पर ये THIA थाइमीन है, यानी ये विटामिन B1 है। जिसको भी डाउट हो लिख लेना, ये विटामिन B1 है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन का, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। इसे गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं, इसे ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों, अभी बताती हूं। लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, एक्चुअली एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये अब क्रेब साइकिल में एंटर करेगा, क्रेब साइकिल, जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप। यानी अगर ये रिएक्शन नहीं होगी, अगर ये एंजाइम ना हो तो ग्लाइकोलिसिस तो होगा, बट आगे क्रेब साइकिल नहीं होगी, तो फिर आगे ETS नहीं होगा, OP नहीं होगा, हमें ATP उतनी सारी नहीं मिलेंगी। तो ये लिंक है, इट इज लिंकिंग ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिसिस विथ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में घुसने के लिए ये रिएक्शन जरूरी है, ये गेटवे है, ये ट्रांजिशन रिएक्शन है। यहां पर कोई ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ, यहां पर डायरेक्ट ATP मिली। क्या बताओ, क्या यहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, जरा बताइए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ क्या बेटा, यस या नो लिख कर भेजिए। अब यहां क्या क्या हो रहा है, देखो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, पायरुवेट से हाइड्रोजन रिमूव करा है तो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, NAD का रिडक्शन हो रहा है, NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH2, पर पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
और दूसरा यहां CO2 रिमूव हो रही है, बेटा रिमूवल ऑफ CO2 को डी कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। जैसे वाटर रिमूव होता है तो डीहाइड्रेशन, CO2 रिमूव होती है तो डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, CO2 रिमूव हो रही है तो डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो मैं अब लिखती हूं कि ये जो लिंक रिएक्शन है, गेटवे रिएक्शन है, ट्रांजिशन रिएक्शन है, ये है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 रिमूव हो रही है, CO2 रिमूवल तो डीकार्बोक्सिलेशन। और क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आपने सही आंसर दिया है, सबस्ट्रेट लेवल डायरेक्ट ATP नहीं बन रही है। बिल्कुल सही जवाब है आप सबका, बिल्कुल सही जवाब है। यानी दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में स्टेप नंबर 1 और 3 के बीच में लिंक रिएक्शन होगा। इसका जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, दैट एंटर्स इनटू अ साइक्लिक पाथवे कॉल्ड क्रेब साइकिल। बेटा मैं क्रेब साइकिल कह रही हूं, अभी तक मैंने किसी को भी साइकिल नहीं कहा है, ये साइक्लिक है। क्यों है अभी समझाऊंगी आपको। तो एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा क्रेब साइकिल के अंदर। नाउ यहां पर कोई भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ है, नो सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन, यानी नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बहुत बढ़िया, आप सबने बिल्कुल सही आंसरिंग करी है। आइए अब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। इतना सबने नोट कर लिया? हाँ बेटा लिखो ना, आगे लिख लो, नेक्स्ट पेज पे आगे लिख लो, जहां नीचे उसके बारे में कुछ और बातें। चलिए आइए अब हम रिएक्शन लिखकर देखते हैं। चलो तो मेरे पास 1 पायरुविक एसिड या पायरुवेट, एक ही बात है, पायरुविक एसिड है जो 3 कार्बन है, ठीक है। मुझे इसमें कोएंजाइम A ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखती हूं, कोएंजाइम में ऐड करना पड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में मुझे बनाना है, तो एक CO2 बाहर निकलेगा। देखो 1 पायरुविक एसिड से 1 एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस 1 CO2 फॉर्म होगा, और 1 कोएंजाइम में ऐड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसमें कोएंजाइम में है, और मुझे NAD की जरूरत पड़ेगी, और प्रोडक्ट्स में मुझे मिलेगा NADH2 या NADH प्लस H प्लस। ये हो गई रिएक्शन, ये हो गई रिएक्शन। 1 पायरुविक एसिड से 1 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा और 1 CO2 बनेगा, 1 कोएंजाइम में ऐड होगा, 1 NAD में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 1 NADH2 मिलेगा। इसमें एंजाइम लगेगा, पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव करना है तो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इसके साथ में थाइमीन पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम आयंस एंड लिपोइक एसिड कोएंजाइम्स भी जरूरी हैं, ये भी जरूरी है। मजे आ गए? हो गया सबका? तो ये कंप्लीट हो गई हमारी लिंक रिएक्शन। अब इसी मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल होगी। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है अब ये क्रेब साइकिल में एंटर करेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों जरा हेडिंग डालो, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल एक्चुअली इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं हैंस क्रेब। इन्होंने जो है पिजन, कबूतर जो होता है, कबूतर बर्ड, वो उड़ेगा, फ्लाइट की मसल्स होंगी, मसल मतलब टिश्यू, टिश्यू के अंदर सेल होगा, सेल के अंदर बर्ड है यानी एनिमल है यानी यूकैरियोटिक सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके अंदर मैट्रिक्स होगा। वहां पर इस साइकिल को सबसे पहले खोजा था। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब इन फ्लाइट मसल सेल्स।
जो उड़ने वाली फ्लाई करने वाली मसल है उनका जो सेल है पिजन, ऑफ कोर्स उसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये रिएक्शन हो रही थी, हैंस क्रेब इन फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ पिजन, इसीलिए इसका नाम क्रेब साइकिल है। स्टूडेंट्स इसमें काफी सारे कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें 3OCOOH ग्रुप होंगे। 3 मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी बहुत सारे कंपाउंड्स में 3 COOH ग्रुप्स होंगे और इसका फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनेगा, मैं बताऊंगी, तो इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इसके 3 नेम्स हैं, हमें तीनों नाम आने चाहिए। क्रेब साइकिल साइंटिस्ट के नाम पर, TCA साइकिल 3 COH वाले कंपाउंड्स बनेंगे, और सिट्रिक एसिड साइकिल क्योंकि ये इसका फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, इस साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इसीलिए। अभी आ जाएगा समझ, अभी मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, अभी मैं सब पढ़ाऊंगी। कौन एंटर करता है इसके अंदर? एसिटाइल कोएंजाइम में जो लिंक रिएक्शन में फॉर्म हुआ है एंटर्स इनटू TCA साइकिल। आइए मेरे प्यारे नादान परिंदों, मस्त तरीके से TCA साइकिल पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगी। न्यू पेज ले लीजिए, डबल पेज ले लीजिए, डबल पेज ले लीजिए। करें स्टार्ट। बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे हम, क्लास में याद करा दूंगी, मेरा प्रॉमिस है आपसे। न्यू पेज ले लो, ऊपर से बनाना स्टार्ट करेंगे सेंटर से, और पूरी साइकिल है, साइकिल का मतलब ये जहां से स्टार्ट हुआ है वहां एंड हो, ऐसी कहानी करेंगे। तो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम A का 1 मॉलिक्यूल है हमारे पास, वैसे तो टोटल 2 मॉलिक्यूल्स है, अभी हम 1 की बात कर रहे हैं। ये एक 2 कार्बन का कंपाउंड है। सबसे पहले ये एसिटाइल कोएंजाइम है जो लिंक रिएक्शन के कारण फॉर्म हुआ है, इसी मैट्रिक्स के अंदर है। ऐसा समझो 2 कार्बन मतलब मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, पर मुझे जो बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे जो काम करना है, उसमें मुझे 6 लाख रुपीस की जरूरत है, तो मैं किसी से उधार मांगूंगी ना। तो इसने उधार मांगा ओआ से। एक्चुअली ओआ इतना खुश हुआ एसिटाइल कोएंजाइम को देखकर, उसने कहा ओआ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओआ यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जिसे ओआ कहते हैं। ओआ बेटा ये एक 4 कार्बन का कंपाउंड है ओआ। तो एसिटिक एसिटाइल कोएंजाइम को देखकर बड़ी खुशी हुई, दिल से निकला ओआ। इसने कहा चलो आओ अपन मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, अपन दोस्ती करते हैं। इसने उधार दे दिया, ले लो उधार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आ गया, यहां पर इनकी ज्वाइनिंग हुई है बेटा, ज्वाइनिंग यानी ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन फर्स्ट स्टेप। 2 कार्बन प्लस 4 कार्बन यानी 6 कार्बन का पहला कंपाउंड बना सिट्रिक एसिड। अब आप सिट्रिक एसिड बोलो बेटा या सिट्रेट बोलो, एक ही बात है। तो फर्स्ट कंपाउंड बनता है सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके अंदर होता है 6 कार्बन। तो एसिटाइल कोएंजाइम के 2 कार्बन ओआ के 4 कार्बन के साथ ज्वाइन हुए, कंडेंस हुए, बना सिट्रिक एसिड। एंजाइम लगेगा हर स्टेप पर, आओ एंजाइम का नाम लिखते हैं, बड़ा इजी नेम है। सिट्रेट बनाना है तो सिट्रेट सिंथेज, कितना इजी है। सिट्रिक एसिड बनाना है तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, सो इजी। बड़ा ध्यान से सुनो, यहां पर कोएंजाइम ए है, यहां कोई कोएंजाइम ए नहीं है, यानी कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा, रिलीज। स्टूडेंट्स जब भी हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, हम सबसे पहले उसे क्या खिलाते पिलाते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिख के भेजो। जब भी कोई गेस्ट आता है, सबसे पहली चीज आप उसे क्या खिलाते पिलाते? उल्टा सीधा आंसर मत करना, जो सच में घर में करते हो वो बताओ। सच में सबसे पहले कौन आंसर करता है, देखती हूं मैं कौन शालीन होस्ट है, अच्छा होस्ट है, मैं वेट कर रही हूँ, चैट्स देख रही हूँ। वाटर आदित्य ने सबसे पहले, बहुत बढ़िया। तो यहां पर भी पानी पिलाया जाएगा, जी हाँ, यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे याद रखोगे? सबसे पहले घर में आते ही गेस्ट को पानी पिलाते हैं, तो पहली रिएक्शन जो है उसी में पानी यूज होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंसेस विद ओआ, ये 2 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ज्वाइन हुए, एंजाइम लगा, सिट्रेट सिंथेज, बन गया सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड के बाद में अब एक एक कार्बन कम होगा, बट पहले सिट्रिक एसिड से बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से बना बेटा आइसोसिट्रिक एसिड, यानी आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट। ये भी 6 कार्बन है ना, सिट्रेट ही तो है, तो ये भी 6 कार्बन है।
यानी यहां पे कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, यहां पर बेसिकली आइसोमेराइजेशन हो गया है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, कुछ वैसा। यहां पर एंजाइम लगता है अकोनिटेज एंजाइम, अकोनिटेज एंजाइम। एक्चुअली बेटा अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर बीच में एक प्रोडक्ट बनता है सिस अकोनिटेट, आप मत याद रखना चलेगा। तो एक्चुअली सिट्रिक एसिड से पहले सिस अकोनिटेट बनता है और फिर उससे आइसोसिट्रेट बनता है, तो इसीलिए यहां पर अकोनिटेज एंजाइम यूज होता है। आपको नहीं भी याद रहेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यह है इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो अभी तक की कहानी में क्या हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम में अटैच हुआ ओआ के साथ, बना सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से बना आइसोसिट्रिक एसिड। अब इसमें 6 कार्बन है, अब कार्बन ब्रेक होगी, तो नेक्स्ट स्टेप में 1 कार्बन ब्रेक हो जाएगी, यानी 6 कार्बन से अब बन जाएगा 5 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बोलो या अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बोलो, एक ही बात है, इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। बेटा मस्त तरीके से समझाऊंगी, बस फुल कंसंट्रेशन रखो। यानी 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड बन गया, यानी 1 कार्बन और टूट गई, CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गई, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। जैसे पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बना था 3 कार्बन से 2 कार्बन, वही सेम। और यहां पर भी इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तब ये मिला, और हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो किसको बुलाओगे, किसको बुलाओगे, NAD को बुलाओगे और उसे रिड्यूस करोगे, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे और उसे बना दोगे NADH2, NADH2। यानी यहां पर हमें 1 NADH2 मिल गया और 1 CO2 मिल गई। यानी मेरे प्यारे नादान परिंदों, अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पर हुआ क्या है तो आप क्या कहोगे, यहां पर आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव करा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसमें से कार्बन रिमूव हुआ है यानी डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, यानी यहां पर हुआ है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। लिंक रिएक्शन में भी यही हुआ था, लिंक रिएक्शन में भी 1 NADH2 मिला था, 1 CO2 मिला था फ्रॉम 1 पाइरुविक एसिड। सेम यहां पर भी हो रहा है, ये है स्टेप नंबर 3। एंजाइम कौन सा होगा, सोचो, खुद अकल लगाओ। जब पागल से हाइड्रोजन रिमूव करना था, पागल डिहाइड्रोजिनेज। जब पाइरुवेट से हाइड्रोजन रिमूव करना था, लिंक रिएक्शन, तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जब आइसोसिट्रेट से रिमूव करना है तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। बताओ मुझे कहां रटना है कुछ, कहां मुश्किल है क्रेब साइकिल, बस समझते जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। मजे आ रहे हैं सबको, मजे आ रहे हैं? चलिए, तो हमने क्या बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम OA ने मिलकर सिट्रेट बनाया, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटो ग्लूटिक एसिड बना। अब इसके बाद अब होगी सक्सेस की कोशिश, सक्सेसफुल बनने की अब हम कोशिश करेंगे। इसको ऐसा समझ लो कि ये कीटो डाइट ले रहे हो, कीटो डाइट कर कर अब सक्सेसफुल हो रहे हो, वेट लॉस करना चाहते हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। सक्सेसफुल होने की कोशिश यानी अब बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है बेटा, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। 6 कार्बन से 5 कार्बन बना, 5 कार्बन से 4 कार्बन बनेगा। आप कहानी समझ गए हैं, फिर से एक CO2 रिमूव होगा और इसमें से भी हाइड्रोजन रिमूव करोगे तब ये बनेगा। फिर वही तेरी कहानी याद आई, फिर NAD को बुलाएंगे, फिर उसे रिड्यूस करेंगे, उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे और फिर एक NADH2 मिलेगा। बिल्कुल जो स्टेप नंबर 3 में हो रहा है उसी का रिपीट टेलीकास्ट यहां पे चल रहा है, रिपीट टेलीकास्ट। यानी स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 दोनों के अंदर ही ऑक्सीडेशन हुआ है यानी हाइड्रोजन रिमूवल, और दोनों के अंदर ही CO2 रिमूव हुई है यानी डी कार्बोक्सिलेशन। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 दोनों के अंदर ही ये हुआ है। बोलो एंजाइम का नाम, बोलो मेरे नादान परिंदों, एंजाइम का नाम कितना इजी है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से, इसे शॉर्ट में कहते हैं बेटा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव करवा दे। वेरी गुड भूमिका, बिल्कुल सही लिखा है। आराध्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। वैष्णवी, साक्षी, वेल डन।
बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं। तो कितना इजी है, फिर से याद करते हैं, क्लास में याद करना है। एसिटाइल कोएंजाइम में 1 ग्लूकोज से 2 बने हैं, पर अभी मैं 1 की स्टोरी सुना रही हूं। इसको देख के खुश हुआ, ओआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जल्दी से बोला आ जाओ अपन मिलते हैं, गले मिलते हैं, और गले मिलेंगे और तुम्हें पानी भी पिलाएंगे, और बन गया सिट्रिक एसिड। इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रेट में आइसोमेराइजेशन हुआ, बना आइसोसिट्रिक एसिड। अब इसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, यानी आपने कीटो डाइट ली और उसके बाद सक्सेसफुल होने की कोशिश की, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सेसफुल होने की कोशिश की। इन दोनों स्टेप्स में CO2 रिमूव हो रहा है, इन दोनों स्टेप्स में NADH2 फॉर्म हो रहा है। दोनों स्टेप्स के अंदर 1 NADH2 और 1 CO2 मिल गया है। बड़ा ध्यान से सुनो मेरे नादान परिंदों, आपको आनंद आ जाएगा। सुनो, देखो अभी लिखना मत। 1 ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बने थे और 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बने थे। एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर 2 कार्बन थे, यानी ऐसा 2 कार्बन। मैंने एक कार्बन यहां रिलीज करवा दिया और एक कार्बन यहां रिलीज करवा दिया, यानी कायदे से मेरे कार्बन कार्बन तो रिलीज हो गए। दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम के साथ भी यही घटना घटेगी, उसके भी दोनों कार्बन अलग अलग हो जाएंगे। यानी अगर आप गौर से देखें, ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन थे, जो पाइरुवेट के अंदर ऐसे हो गए 1 2 3, ये एक पाइरुवेट में, 1 2 3 ये एक पाइरुवेट में। फिर जब एसिटाइल कोएंजाइम में बना तो दोनों में 2 2 कार्बन आ गए और अपन ने ये भी बॉन्ड तोड़ दिया। यानी अगर आप गौर से देखें, कार्बन सारे टूट गए हैं, अलग हो गए हैं। मुझे 2 CO2 लिंक रिएक्शन में मिल गए और 1 एसिटाइल कोएंजाइम में से 2 मिले हैं, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से 4 मिल जाएंगे, यानी 2 लिंक रिएक्शन में मिल गए, 4 क्रेब्स साइकिल में मिल गए। टोटल अगर मैं 1 ग्लूकोज की बात करूं, सबको समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे मैम कार्बन तो आपने सारे तोड़ दिए, मिल तो गए आपको 6 कार्बन, अब क्या प्रॉब्लम है? 6 CO2 आपको मिल गया। कितने लोगों को समझ में आ गया कि हाँ सारे कार्बन धुआं धुआं हो गए, CO2 बन गए? कितने लोगों को समझ में आ गया बताइए? तो आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए, आपको तो रुक जाना चाहिए, आपकी बात खत्म हो गई। बड़ा ध्यान से सुनो, इस एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर अभी भी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन के पास सन की एनर्जी है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, सन की एनर्जी आती है तो इलेक्ट्रॉन उचकता है, ट्रांसपोर्ट होता है। उस इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत एनर्जी है जो हाइड्रोजन के अंदर बंद है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनाता है हाइड्रोजन। अभी भी इस एसिटाइल कोएंजाइम के पास और हाइड्रोजन है जहां से मुझे वो इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन मिल सकता है। मैं किस रूप में निकाल रही हूं इन्हें? NADH2 के फॉर्म में निकाल रही हूं। बाद में इनसे एनर्जी बनाऊंगी, ATP बनाऊंगी। तो मेरा लालच अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास अभी भी और हाइड्रोजन है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये उधार भी तो लिया है बेटा। अगर मैंने दोबारा रिसाइकल कर OA नहीं बनाया तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैट्रिक्स के अंदर OA फिनिश हो जाएगा, और फिर जब एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा तो कोई उसे लोन नहीं देगा और आगे इतना भी नहीं होगा। यानी मुझे इस OA को रिसाइकल भी करना है। मजे आ रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बस, तो सबसे पहले अब मैंने सक्सेसफुल होने की कोशिश की है। बेटा कोशिश जब करोगे तो जरूर सक्सेसफुल होगे। यानी अब बनेगा सक्सिनिक एसिड यानी सक्सिनेट। तो मैंने कीटो डाइट करी, चाहो तो शॉर्ट में लिख लेना कीटो डाइट करी, तो फिर मैंने सक्सेसफुल होने की कोशिश करी तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और फिर मैं सक्सेसफुल हो गई यानी सक्सिनेट। और जब बेटा मैं सक्सेसफुल हो गई तो मेरा इंटरव्यू आया FM पर, मेरा इंटरव्यू आया FM पर। इसका क्या मतलब है? मेरा इंटरव्यू आया FM पर। F मतलब फ्यूमरिक एसिड यानी फ्यूमरेट बनेगा, सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट बनेगा, और उसके बाद FM, M मतलब मैलिक एसिड यानी मैलेट बनेगा। तो मैंने कीटो डाइट की, मैंने सक्सेसफुल होने की कोशिश की, मैं सक्सेसफुल हो गई, फिर मेरा इंटरव्यू FM पर आया, और इंटरव्यू FM पर आया तो मैं चिल्लाई OA, यानी इससे फिर से बन जाएगा OA, और ये कहानी चलती रहेगी। मजे आ गए? पहले कीटो डाइट, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, फिर सक्सेसफुल होने की कोशिश सक्सिनाइल कोएंजाइम, फिर सक्सेसफुल हो गए तो सक्सिनेट, फिर FM पर इंटरव्यू आया तो फ्यूमरेट, मैलेट, और फिर मैं चिल्लाई OA। अब बड़ा ध्यान से समझो, जब सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हो और फाइनली सक्सेसफुल हो जाते हो तो पैसा हाथ आता है, पैसा डायरेक्ट ATP हाथ आती है। जी हाँ स्टूडेंट, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बनता है तब ADP से ATP बनती है, पर ये डायरेक्ट नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, बड़ा ध्यान से समझना। एक और कंपाउंड होता है GTP, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शुगर होगी, उसके साथ ग्वेनाइन वाली नाइट्रोजन बेस होगी और 3 फॉस्फेट्स होंगे। इसमें भी बहुत एनर्जी है बेटा। जब इससे ये बनता है तो ये ब्रेक डाउन होती है, टूटती है। इसका फॉस्फेट अलग होता है, ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, और वो फॉस्फेट ADP को देकर ATP बना ली जाती है।
यानी एटीपी इनडायरेक्टली बनी है, जीटीपी ब्रेकडाउन हुई, जीडीपी बनी, फॉस्फेट निकला, उस फॉस्फेट को एडीपी डाइफॉस्फेट को दिया तो एटीपी बनी। बट हाँ, अल्टीमेटली मुझे एटीपी मिल गई, हाथ के हाथ में ही मिल गई। मुझे वेट नहीं करना NADH2 की तरह कि मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजूंगी तब एटीपी मिलेगी। यानी बेटा यहां पर हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यहां हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट एटीपी मिली है वाया जीटीपी, वाया जीटीपी, वाया जीटीपी, वाया जीटीपी। यहां पर जो एंजाइम लगता है उसे कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेस, या इसी का नाम है सक्सिनेट थायोकाइनेज, थायोकाइनेज। एक ही एंजाइम के दो नाम हैं, थायोकाइनेज। तो यहां पर मैंने सक्सेस होने की कोशिश की, कोशिश तो कोएंजाइम है, और यहां मैं सक्सेसफुल हो गई तो सक्सिनेट। पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर सक्सेसफुल होंगे। एक बात और समझो, जब इससे ये बनना है, इसमें कोएंजाइम ए नहीं है क्योंकि वो तो यहां रिमूव हो गया था, तो मुझे यहां पर भी कोएंजाइम ए ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब इस कोएंजाइम से फिर से सक्सिनेट बनना है, फिर से कोएंजाइम हट गया तो यहां पर ये कोएंजाइम वापस रिमूव हो जाएगा। तो बेटा कोएंजाइम लिंक रिएक्शन में ऐड हुआ, फर्स्ट स्टेप में रिमूव हो गया, फिर जब कोएंजाइम वाला प्रोडक्ट बनना था तो फिर ऐड हो गया, और फिर यहां पर रिमूव हो गया। ये कहानी चलती रहती है, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, नहीं नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, अब ये हो गया फिफ्थ स्टेप। अब सुनो क्या होगा, सुनो, ये जो NAD है ना, ये गुंडे हैं, गुंडे, झूठ नहीं बोल रही हूं मैं, ये गुंडे हैं बेटा, ये गैंगस्टर्स हैं। इनका बिग बॉस है ऑक्सीजन, उसने भेजा था NAD को, बोला चलो जाओ और मेरे लिए इलेक्ट्रॉन लेकर आओ, नहीं माने तो प्रोटॉन के साथ धोखा देके लाना, यानी हाइड्रोजन के फॉर्म में लाना। तो ग्लाइकोलिसिस में भी देखो ये गुंडे भेजे गए थे, ये रहे, 2 गुंडे आए थे, 2 NAD आए थे, उससे 2 NADH2 बने। यहां पर भी अगर 1 ग्लूकोज की बात करूं, 2 पायरुवेट यानी 2 NAD आए और 2 NADH2 बने। और यहां पर भी अभी तक देखो 1 एसिटाइल कोएंजाइम में है तो 1 और 1 2 NAD भेजे गए, 2 NADH2 बने। ये बड़े एक्सपीरियंस्ड गुंडे हैं। अब इनमें एक नया नया गैंग में शामिल होता है, वो कहता है अरे सर साहब, ऑक्सीजन को बोलते बॉस बॉस मुझे भी एक चांस दो, मैं भी आपके लिए इलेक्ट्रॉन लेकर आऊंगा, प्रोटॉन के साथ धोखा देके लाऊंगा, पॉजिटिव के साथ में हाइड्रोजन के, प्लीज मुझे एक चांस, एक चांस। अब ये फर्स्ट टाइम गुंडा है, अब बेटा फर्स्ट टाइम गुंडा है तो ऑक्सीजन ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, तो कहते ठीक है मैं तुम्हें एक ही मौका दूंगा, क्योंकि पता नहीं भाई पुलिस का खबरी नहीं हो, मूवीज में दिखाते हैं उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस का आदमी है पता पड़ा, बोला मैं तुम्हें 1 चांस दूंगा, केवल 1 चांस, जाओ जाकर मेरे लिए हाइड्रोजन लेकर आओ। 1 फर्स्ट चांस है उसका, फर्स्ट एंड लास्ट चांस। F से फर्स्ट, F से FAD, उस गुंडे का नाम है FAD। जी हां, जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है बेटा, उस समय पर FAD आता है। FAD सक्सिनेट से हाइड्रोजन निकालता है और FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। लेकिन ये एक ही बार बनेगा, FADH2 एक ही बार बन रहा है, वरना हर जगह NADH2 आएगा। चलो एंजाइम का नाम भी लिख लेते हैं जरा, एंजाइम का नाम भी लिख लेते हैं, क्या होगा? सक्सिनेट से हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आप में से बहुत सारों के ऑलरेडी चैट्स में ये नाम आ गया है, मतलब आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये है बेटा स्टेप नंबर 6। इस स्टेप में क्या हुआ है बताइए? ऑक्सीडेशन हुआ है, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, या ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है? बताइए जरा। अब CO2 रिमूव नहीं होने वाली, क्योंकि ये सब अब 4 कार्बन ही, सब 4 कार्बन है, ये सब 4 कार्बन है, तो अब और CO2 रिमूव नहीं होने वाले। बेटा अल्फा कीटो 5 कार्बन था, फिर सारे 4 कार्बन है, ओनली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओनली ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बात है, दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया आंसरिंग कर रहे हो आप लोग। हर स्टेप पर एंजाइम आना चाहिए, हर स्टेप पर पता होना चाहिए क्या फॉर्म हो रहा है, कैसी रिएक्शन है, ये कंडेंसेशन है, ये आइसोमेराइजेशन है, ये दोनों ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, और ये ऑक्सीडेशन है। अब ये लोग थक गए, ये सब थक गए। क्यों थक गए? बेटा ये देखो,
यहां NADH2 बनाया, यहां NADH2 बनाया, यहां ATP बनाया, यहां FADH2 बनाया। 4 स्टेप से लगातार काम चल रहा है। NADH2, NADH2, ATP एंड FADH2। थर्ड स्टेप से NADH2, NADH2, ATP एंड FADH2। अब इसको प्यास लगती है यार, प्लीज थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो जी। तो यहां पर अब पानी ऐड होगा। जब फ्यूमरेट से मैलेट बनता है, कोई CO2 रिमूव नहीं हो रहा, कोई NADH2 नहीं आ रहा, कोई FADH2 नहीं बन रहा, केवल पानी पिलाया जाता है बेटा, केवल पानी। स्टेप नंबर 7 हाइड्रेशन रिएक्शन है। हाइड्रेशन, केवल वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। ये स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रहता जनरली। एंजाइम कौन सा लगेगा आप समझो। अब इस एंजाइम को मैं डिहाइड्रोजनेज नहीं बोल सकती, डी कार्बोक्सिलेज नहीं बोल सकती, कुछ सिंथेज नहीं, इसे बोल देते हैं फ्यूमरेज। फ्यूमरेट से मैलेट बनना है तो एंजाइम का नाम है बेटा फ्यूमरेज। फ्यूमरेज बिल्कुल इजी है। 4 स्टेप हो गए, NADH2CO2, NADH2CO2, फिर ATP, फिर FADH2। थक गए, थोड़ा सा पानी पी लिया, पानी पी के फिर से जोश आ गया, पानी पी के फिर से जोश आ गया, फिर से गुंडे भेजे, फिर से NAD को भेजा, चलो निकाल कर लाओ जरा NADH2। तो फिर से एक NADH2 बन गया। जरा NADH2, तो फिर से एक NAD से NADH2 बन गया, एक और NADH2 बन गया, NAD रिड्यूस्ड टू NADH2। यह है लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 8। यहां पर भी मैलेट से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एंजाइम का नाम मेरे नादान परिंदों, आप लोग चैंपियंस हो, जरा बता दो मुझे। मैलेट से हाइड्रोजन रिमूव करना है तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। कितना इजी है, कितना इजी है। यानी 1 एसिटाइल कोएंजाइम में से मुझे 1, 2 एंड 3 तो NADH2 मिल गए, 1 FADH2 मिल गया, 2 CO2 मिल गए, 1 ATP मिल गया, और मैंने रिसाइकल भी कर दिया ताकि सप्लाई लगातार बनी रहे। बहुत बढ़िया। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, संजना, तस्मिया, दीपक, अदीबा, सागर, भूमिका, बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर है। इसे कहते हैं बेटा क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल या TCA साइकिल। और ये हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। अब एक बात समझो, अगर ये मैट्रिक्स के अंदर हो रही है तो ये एंजाइम्स कहां प्रेजेंट होने चाहिए, जरा चैट बॉक्स में लिख कर भेजो। वेदांत, सयाली, ईशा, प्राची, सबकी बिल्कुल सही है, सुरुचि बिल्कुल सही है, रंगोली तो बन गई है भाई। अगर रंगोली नहीं बनाओगे अभी तो दिवाली कैसे बनाओगे, वो पटाखे सिलेक्शन के कैसे फोड़ोगे बेटा। तो क्लास में जितनी रंगोली बनाओगे सिलेक्शन के दिन उतनी ही दिवाली बनेगी, दिवाला नहीं निकलेगा दिवाली बनेगी। 8 स्टेप्स हैं, थर्ड और फोर्थ पर CO2 NADH2 बना, फिफ्थ में ATP बनी वाया GTP, सिक्स्थ में FADH2 बना, और लास्ट 8 में फिर से NADH2 बना। सब मैट्रिक्स में होंगे बिल्कुल। तो सिट्रेट सिंथेज, अकॉनिटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज, फ्यूमरेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, सब मैट्रिक्स में होंगे सिवाय इसके। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। सारे एंजाइम्स TCA साइकिल के मैट्रिक्स में होते हैं। ये लाइन नोट्स में लिखवाई है, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट है। मैं इसे अपकमिंग क्लासेस में इसकी डिटेल बताऊंगी, अपकमिंग क्लासेस में। बाकी सब मैट्रिक्स में होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसरिंग कर रहे हैं सब लोग। डन है, चल। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 1 क्रेब साइकिल, लिखो प्लीज, इन 1 क्रेब साइकिल, इन 1 क्रेब साइकिल ऑक्सीडेशन कितनी जगह हुआ? ऑक्सीडेशन यहां हुआ, यहां हुआ, ये भी तो ऑक्सीडेशन हुआ है, FAD से FADH2 बना है, और ये भी ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। स्टेप नंबर 3, 4, 6 एंड 8। 6 के अंदर FADH2 बना है और 3, 4 एंड 8 के अंदर NADH2 बने हैं। 4 बार ऑक्सीडेशन हुआ है स्टूडेंट्स, 4 बार डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आए हैं। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड मैलेट डिहाइड्रोजिनेज।
2 बार CO2 रिमूव हुई है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस 2 बार हुई है। स्टेप नंबर 3 एंड 4, जब सबसे पहले NADH2 बने हैं तभी CO2 भी रिमूव हो गई है, और एक जगह पे डायरेक्ट ATP यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। स्टेप नंबर 5 पे जब सक्सेस की कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो गए थे, जब कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो गए थे, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सिनेट बना था तब। बिल्कुल क्लियर है सबको? यस, एटीपी फॉर्मेशन वाया जीटीपी, ऐसे ही लिखते हैं, वाया जीटीपी। जीटीपी से फिर फाइनली एटीपी बनी है, वाया जीटीपी। बेटा देखो FADH2 कैसे याद रखोगे, देखो देखो देखो, जहां फ्यूमरेट बनना है वहां FADH2 बना है, जहां फ्यूमरेट बनना है, फॉर्म होना है, वहां FADH2 बना है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 क्रेब साइकिल से हमें क्या क्या मिला, फ्रॉम 1 क्रेब साइकिल, मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूं, 3 2 1, 3 2 1, यानी 3 तो मिले मुझे NADH2, 2 मुझे CO2 मिले, 1 FADH2 मिला, और 1 ATP मिली है वाया GTP। 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1। एक क्रेब साइकिल से क्या मिला बेटा, 3 2 1 3 2 1, 3 NADH2, 2 CO2, 1 FADH2 and 1 ATP, 1 ATP। आप चाहो तो नीचे लिख लेना 3 2 1। अब मुझे एक बात बता दो, ये सब कुछ 1 क्रेब साइकिल से मिला है, 1 क्रेब साइकिल से। यहां देखो 1 क्रेब साइकिल से, यानी 1 एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर से हमें 2 CO2, 3 NADH2, 1 FADH2, 1 ATP मिली है। बट कहानी कितने की है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम की, क्योंकि 1 ग्लूकोज का आप ब्रेक डाउन पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने, यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बने हैं। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब साइकिल में गया, 3 2 1 1 मिला, दूसरा भी जाएगा, फिर से 3 2 1 1 मिलेगा। यानी अगर 1 ग्लूकोज से पूछ लिया तो 1 ग्लूकोज के लिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी 2 बार क्रेब साइकिल होगी। 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बने हैं 1 ग्लूकोज से, यानी 1 ग्लूकोज के लिए अगर आपको 1 ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो 2 बार क्रेब साइकिल होगी, 2 क्रेब साइकिल्स होंगी। 1 ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब साइकिल होगी। तो बड़ा ध्यान से देखना है कि 1 क्रेब साइकिल करके क्वेश्चन आ रहा है या 2 करके क्वेश्चन आ रहा है। ग्लूकोज पूछेंगे तो 2 मानेंगे, यानी 6 NADH2 हो जाएंगे, सब डबल कर दो, 4 CO2 हो जाएंगे, 2 FADH2 हो जाएंगे, और 2 ATP हो जाएगी, ऑफकोर्स वाया GTP। 6 4 2 2 डबल हो जाएगा, डबल। जल्दी से नोट कर लीजिए, आ गए, मजे आ गए, नोट करा सबने? चल अब मुझे एक बात बताओ कि एक क्रेब साइकिल से हमें एनर्जी कितनी मिली, एनर्जी, सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूं मैं, एक क्रेब साइकिल से। देखो मुझे 1 तो ATP मिली है डायरेक्ट वाया GTP, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मैं शॉर्ट में लिख देती हूं। ये तो मेरे हाथ में आ गई स्टूडेंट, ये सेल यूज कर सकता है कभी भी, जब भी सेल को मन है सेल इसे यूज कर सकता है। 1 तो मुझे ATP मिल गई। अब मुझे 1 क्रेब साइकिल से 3 NADH2 मिले हैं। बेटा आप सब जानते हो कि 1 NADH2 से 3 ATP मिलती है, यानी इससे मुझे टोटल 9 ATP मिलेगी। मैं यहां लिख देती हूं 1 NADH2 अभी मिली नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, तब जाकर 3 ATP देगा। 1 NADH2 से 3 ATP मिलेगी, तो 3 से मुझे 9 ATP मिल जाएंगी। अभी हाथ कुछ नहीं आया बेटा, हाथ कुछ नहीं आया। और 1 FADH2 मिला है बेटा, 1 FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो 1 से 2 ATP बनती है। मैं सब सिखाऊंगी, यानी इससे मुझे 2 ATP मिलेंगी। हाथ में अभी कुछ नहीं है, तो 1 FADH2 से बेटा 2 ATP मिलेंगी जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। यानी
भले ही मुझे अभी नहीं मिली, बट मुझे फ्यूचर में अगर मैं टोटल बात करूं, ये तो मेरे हाथ में आ गई है, ये मुझे फ्यूचर में मिल जाएगी। मैं मान रही हूं सब अच्छा चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, एटीपी बनाएगा। तो अगर मैं टोटल बात करूं पॉजिटिव होकर, तो टोटल मुझे 1 + 9 10 + 2 12 एटीपी मिलेगी फ्रॉम 1 क्रेब साइकिल। यानी जब 1 एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा क्रेब साइकिल से, मुझे 1 क्रेब साइकिल से टोटल 12 एटीपी मिलेगी। बिल्कुल क्लियर है सबको? वन ग्लूकोज होगा तो ऑफकोर्स 24 हो जाएगा, 2 क्रेब साइकिल। यहां तक सबको क्लियर है तो मुझे जल्दी से एक थम्स अप दे दो, थम्स अप की बरसात कर दो। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का बता दिया है, आपको क्लास में याद करा दिया है। अब मैं शानदार 2 बातें करके क्लास एंड करूंगी। शानदार, आओ एक टेबल बनाते हैं फॉर 1 ग्लूकोज, फॉर 1 ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज। चलिए आइए स्टूडेंट्स एक टेबल फॉर्म करते हैं अपन। टेबल, मैं इस टेबल में क्या क्या लिखूंगी? मैं सबसे पहले लिखती हूं रिएक्शन, रिएक्शन। फिर मैं लिख देती हूं कि कितने NADH2 फॉर्म हुए, NADH2 फॉर्म्ड। फिर कितने FADH2 फॉर्म हुए हैं, FADH2 फॉर्म्ड। फिर कितनी डायरेक्ट ATP यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। देन कितने CO2 रिलीज हुए हैं और कितना O2 यूज हुआ है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है ना बेटा, तो O2 यूज। चलिए सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस। बेटा 1 ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ था, तो जरा चैट बॉक्स में लिखिए कितने NADH2 फॉर्म हुए थे, बताइए कितने NADH2 फॉर्म हुए थे। आर्यन बेटा थोड़ा बदतमीजी कम करो, तुमको ब्लॉक करा दूंगी मैं। तुमको तो इतना भी अक्कल नहीं है कि 11th 12th में कितना सिलेबस है, ऐसी बेशर्मी की बातें करते हो, टीचर के साथ शर्म नहीं आती है। 2 बजे तो क्लास शुरू हुई है, 45 50 2:05 पे 50 मिनट्स, क्या डॉक्टर बनोगे यार, क्या सिलेक्शन होगा तुम्हारा? ऐसी सोच है। आज तो मैडम 11th और 12th दोनों का सिलेबस खत्म करवा देंगे। बेटा तुम निहायत ही बेवकूफ हो, तुमको ये भी नहीं पता कि सिलेबस कितना है, बस टॉन्ट मारना आता है। बेटा आपका जीवन भी टॉन्ट बन के रह जाएगा, लोग रिश्तेदार माँ बाप घर वाले ऐसे ही टॉन्ट मारेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा लाइफ में, है ना? क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारी 1:45 बजे खत्म हो गई होगी ना लास्ट क्लास 12:45 पर, उसके बाद से लेके आपकी 2:05 पे क्लास शुरू हुई होगी ना। मेरी तो वापस 6 बजे से क्लास है लक्ष्य की, और आपके पहले 3.0 की क्लास ली थी पूरी गर्मी में, पूरी लाइट ऑफ के अंदर, और उसके पहले अपने घर का काम कर आई थी मैं, सारा हॉस्पिटल वर्क कर आई थी। तो कुछ तो शर्म करो यार, तुम्हारे जीवन के लिए पढ़ो, और नहीं पढ़ना तो जाओ बाय। चलो, तो ग्लाइकोलिसिस में कितने हुए थे? सबने सही आंसर दिया है, 2 NADH2 बने थे। FADH2 एक भी नहीं बना था। सबस्ट्रेट लेवल कितना बना था? टोटल नेट गेन की बात कर रहे हैं अपन, नेट तो 2 ATP। CO2 एक भी रिलीज नहीं हुई थी, O2 एक भी यूज नहीं हुआ था। 2 NADH2 मतलब इससे 6 ATP मिलेगी जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब। चलिए अब सेकेंड, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हम 1 ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, यानी 2 पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं। तो 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बने हैं, तब 2 NADH2 मिले, जिनसे फ्यूचर में ये मिलेगा। FADH2 कोई नहीं मिला, ये कोई नहीं हुआ था। 1 पायरुवेट से 1 CO2 रिलीज हुआ था, तो 2 पायरुवेट से 2 CO2 रिलीज हुए थे। ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ। नाउ थर्ड, क्रेब साइकिल। हम 1 ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी यहां पर 2 क्रेब साइकिल चलेंगे। 1 क्रेब साइकिल से 3 NADH2 बने हैं, तो 2 क्रेब साइकिल से 6 NADH2 बनेंगे, 6, जो फ्यूचर में जाकर 6 3 18 ATP दे सकते हैं। 1 क्रेब साइकिल से 1 FADH2 बना है, तो 2 क्रेब साइकिल से 2 FADH2 बनेंगे, जो 2 2 4 ATP देंगे। दिया नहीं है। सबस्ट्रेट लेवल 1 से 1, तो 2 से 2 ATP मिली है। 2 बार CO2 निकला है एक क्रेब साइकिल से, यानी 4 CO2 निकलेगा। O2 अभी भी यूज नहीं हुआ है, O2 अभी भी यूज नहीं हुआ है। यानी अगर मैं टोटल बात करूं, टोटल, तो बड़ा ध्यान से सुनना, 6 + 6 12 + 18 30 ATP मुझे मिलेंगी 10 NADH2 से। टोटल 10 NADH2 फॉर्म हुए हैं। 1 ग्लूकोज की कहानी है बेटा,
जिससे 30 एटीपी मिलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद। FADH2 केवल 2 ही फॉर्म हुए हैं क्रेब साइकिल से, जिनसे मुझे 4 एटीपी मिलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद। कार्बन डाइऑक्साइड पूरे 6 की 6 रिलीज हो चुके हैं और नो ऑक्सीजन यूज्ड येट, अभी तक कहीं पर भी ऑक्सीजन का रोल नहीं आया है। ये जो है 2 और 2, ये डायरेक्ट एटीपी मुझे मिल गई है, 4 एटीपी मेरे पास हाथ में है। दिस इज रेडीमेड, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज। यानी अगर आप लोग गौर से देखिए, प्लीज बड़ा गौर से देखिए, देखिए मेरे हाथ में अभी तक केवल ये 4 एटीपी आई है, केवल 4। प्रॉमिस किया था 38 एटीपी का, ये अभी मुझे मिली नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद मिलेगी, मिली नहीं है मेरे को, अभी केवल 4 एटीपी हाथ में मिली है। और आप बार बार कह रहे हो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, पर अभी तक कहीं ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ। ये क्या गुत्थी है, इसे अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी तक 38 एटीपी हाथ में नहीं मिली, कहा था मुझसे, वादा किया था 38 एटीपी दोगे, अभी तो मुझे 4 ही एटीपी लाकर दिए खर्च करने के लिए, बाकी ETS OP इसके बाद मिलेगी, उसको पढ़ेंगे। और मुझसे कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन है, मेन गुंडा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो अभी तक बेटा कहीं यूज ही नहीं हुई। हाँ, आपने कहा था सारे कार्बन धुआं धुआं कर दोगे, ग्लूकोज के 6 कार्बन CO2 निकल जाएगा, वो हो गया, वो मैं मानती हूं, बट बाकी का क्या? ठीक है, इस कहानी को नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ाएंगे। यहां पर ये कुछ ट्रिक्स हैं, बट आई डोंट थिंक ये ट्रिक्स की आपको कोई जरूरत है, ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं है, होमवर्क में भी लिख दूंगी। कीटोडाइड सफलता, सक्सेस की कोशिश यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम, फिर सक्सेसफुल हुए यानी सक्सिनेट, फिर FM पर इंटरव्यू आया यानी फ्यूमरेट मैलेट, और फिर OA किया यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पहले स्टेप में पानी और सेकंड लास्ट स्टेप में पानी ऐड होगा, सेकंड लास्ट जब थक गए थे और पहले स्टेप में जब स्वागत वेलकम किया था। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप में NADH2 बना है, जब फ्यूमरेट बना तब FADH2 बना है, और जब सक्सेस की कोशिश करने के बाद सक्सेसफुल हो गए यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बना, तब ATP डायरेक्ट पैसा मिला, सक्सेसफुल होने पे पैसा मिला। कल इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, कल मैं आपको एक रिएक्शन भी लिखकर दिखाऊंगी, ये वाली रिएक्शन जो काफी कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, जो मैंने अभी आपको लिखकर नहीं दिखाई है। कहां गई ये वाली रिएक्शन, इसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बाकी यहां तक सब NCERT मास्टर करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी क्लास मुझे ऐप पे जरूर शेयर करना, और कल मिलेंगे, होपफुली कल लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी और हम लोग अपने टाइम पर मिलेंगे। बाय एवरीबॉडी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। भैया वो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन दिखा नहीं मुझे।